नमस्कार सिविल सेवा के उम्मीदवारों। आज के इस विशेष मास्टर क्लास में स्वागत है। आज का फोकस 2011 की जनगणना के डेटा का एक बहुत ही हाई यील्ड रिवीजन करने पर है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए ये एक ऐसा विषय है जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं और इन बुनियादी आंकड़ों को डिकोड करते हैं। आज के इस विश्लेषण का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। 1. जनगणना का महत्व। 2. प्रमुख जनसांख्यिकीय बातें। 3. तुलनात्मक राज्य आंकड़े। 4. शहरीकरण और जनसांख्यिकी। और अंत में 5. एक रैपिड रिवीजन अभ्यास। चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, जो है इस पूरी प्रक्रिया का महत्व और इसका ऐतिहासिक संदर्भ। 15वीं राष्ट्रीय जनगणना एक बेहद शक्तिशाली नारे के साथ संचालित की गई थी। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये नारा बहुत ही सटीक तरीके से बताता है कि राष्ट्रीय नीतियों और सरकारी कार्यक्रमों को आकार देने में इस विशाल अभ्यास की कितनी बड़ी भूमिका है। इसी डेटा पर भविष्य की योजनाएं टिकी होती हैं। अब ये ऐतिहासिक समय रेखा हर उम्मीदवार को उंगलियों पर याद होनी चाहिए। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पहली जनगणना शुरू हुई थी। वहीं अगर 2011 की बात करें तो ये 2 चरणों में हुई। 2010 में हाउस लिस्टिंग शुरू हुई और 2011 में आयुक्त सी चंद्रमौली के नेतृत्व में मुख्य जनसंख्या गणना पूरी की गई। भाग 2. प्रमुख जनसांख्यिकीय मुख्य बातें। ये वो कोर नंबर्स हैं जिनसे सीधे परीक्षा में सवाल बनते हैं। 2011 में कुल जनसंख्या का 1.21 बिलियन यानी लगभग 121 करोड़ तक पहुंचना एक सच में हैरान करने वाला आंकड़ा है। यहां ध्यान देने वाली सबसे अहम बात यह है कि एक ही दशक में 181 मिलियन से अधिक की भारी वृद्धि दर्ज की गई थी। जनसांख्यिकी अध्ययन में यह दशक भर का उछाल काफी मायने रखता है। अगर राष्ट्रीय लिंग वितरण पर नजर डालें तो 623.7 मिलियन पुरुष थे, जो कुल आबादी का 51.54% हिस्सा है। इसके मुकाबले महिलाओं की संख्या 586.46 मिलियन थी, यानी 48.46%। सामाजिक नीतियां बनाते समय यही विभाजन आधार का काम करता है। ये साक्षरता दर और राष्ट्रीय लिंगानुपात से जुड़े मूल आंकड़े तो समझ लीजिए परीक्षा के लिए एकदम अनिवार्य हैं। कुल साक्षरता 74% रही, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 82.14% और महिलाओं की 65.64% थी। इसके साथ ही राष्ट्रीय लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाओं का दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, तुलनात्मक राज्य के आंकड़े। यहां हम एक्सट्रीम या चरम स्थितियों को देखेंगे। इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कॉन्ट्रास्ट देखना। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी विशाल है कि ये ब्राजील जैसे पूरे देश को पीछे छोड़ देती है, और इसके बिल्कुल विपरीत सिक्किम की जनसंख्या मात्र 6.71 लाख है। एक ही देश के भीतर ऐसा अंतर इसे याद रखने योग्य बनाता है। जनसंख्या घनत्व के मामले में भी ऐसा ही भारी अंतर दिखता है। एक तरफ बिहार है, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं, और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश है, जहां उसी जगह पर मात्र 17 लोग रहते हैं। परीक्षा में ये मीट्रिक अक्सर पूछा जाता है। बिल्कुल इसी तरह लिंगानुपात में केरल पूरे देश में सबसे आगे है, जबकि हरियाणा एक बहुत ही गंभीर जनसांख्यिकीय चुनौती पेश करता है, जहां 1000 पुरुषों पर केवल 877 महिलाएं हैं। भविष्य के प्रशासकों के रूप में इन असमानताओं को दूर करना एक बड़ा काम होगा। भाग 4 शहरीकरण और जनसांख्यिकी। यहां हम ग्रामीण शहरी विभाजन को समझेंगे। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि जहां गोवा 62.17% के साथ शहरी विकास में सबसे आगे है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर शहरी आबादी केवल 31.165% है। इसका सीधा सा मतलब है कि 2011 में देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी करीब 68.8% आबादी पूरी तरह से ग्रामीण थी। अब आते हैं भाग 5 पर। चलिए अब तक जो देखा है उसे एक रैपिड फायर रिवीजन के जरिए पक्का कर लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में दशक भर की वृद्धि की विसंगतियों के बारे में यह एक बेहद आम सवाल है। वो कौन सा राज्य है जहां आबादी बढ़ने के बजाय घट गई थी? और इसका सही जवाब है नागालैंड। ये एक अनोखा अपवाद है जिसे हर उम्मीदवार के दिमाग में छप जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न, सामाजिक जनसांख्यिकी से सबसे अधिक आबादी वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है?
इसका जवाब है भील समुदाय। यह 4.6 मिलियन से अधिक आबादी के साथ कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का 37.7% हिस्सा है। भाषाई जनसंख्याकी से एक और अहम सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बिल्कुल सही, वो भाषा है बंगाली। ये देश भर में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो भाषाई विविधता को दर्शाती है। और अंतिम रिवीजन सवाल, शैक्षिक कमियों को जानना नीति निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? ये स्थान बिहार का है, जहां साक्षरता दर 63.82% दर्ज की गई। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां भविष्य के प्रशासकों को सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। तो यहाँ विचार करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आगामी 16वीं जनगणना, जिसे 18 भाषाओं में किया जाना निर्धारित है, इन प्रशासनिक आधार रेखाओं को कैसे बदलेगी। 2011 के ये आंकड़े सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि ये समझने का जरिया है कि शासन की नीतियां किस दिशा में जानी चाहिए। आज के इस विश्लेषण के लिए इतना ही। इन तथ्यों का निरंतर अभ्यास करते रहें।